के फिंगर टिप पे होना चाहिए कि गांधी जी के जो मूल मूल विचार हैं वो क्या हैं, टैगोर जी के कौन कौन से विचार हैं, और नेहरू जी के कौन कौन से विचार हैं। ये तीन तो फिंगर टिप पे होना ही चाहिए। इसके अलावा भी अंबेडकर सर के विचार, और राम मनोहर लोहिया के, राजेंद्र बाबू के, जो भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं, उनके विचार, जो मोटा मोटी किसी टॉपिक के बारे में उनके किस तरह के विचार थे। तो ये शुरू के जो तीन है ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और उम्मीद है कि आप लोग अब जो है पढ़ेंगे, इसको रिवाइज करेंगे अगर अब तक नहीं पढ़े हैं तो लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, पॉलिटी मैं लेकर चल रहा हूँ, तो उस पे आज हम लोग मौलिक अधिकार को लेकर के चलेंगे। क्या मैं ऑडिबल हूँ सब लोगों को? बताइए यस कोई सर। लोग। जी सर जी। हाँ, थैंक्स। तो आज मौलिक हाँ सर अधिकार, बोलिए। मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। क्या है मौलिक अधिकार? आप लोगों में से कुछ को तो आइडिया जरूर ही होगा, सभी को आइडिया ही होगा। तो बताइए कि क्या है ये कुछ। नागरिकों के विकास के लिए, नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य द्वारा कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। बिल्कुल, ये वो अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, या सर्वांगीण विकास के लिए मूलभूत है। ये विकास भौतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, नैतिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है। तो कोई भी इसे, अधिकार जो लीगली हाँ, बाइंडेड हो। लीगली बाइंडेड हो, हाँ, न्यायालय में यह न्यायोचित है ना। इसे न्यायालय के द्वारा लागू कराया किया जाता है। जाए। हाँ, किया जा सकता है, कराया जाता है। ये शुरू शुरू में जो मौलिक अधिकार है, क्या इसका अस्तित्व कब से देखा जाता है? क्या शुरू से रहा है सभी को मौलिक अधिकार? 1215 में सबसे पहले ब्रिटेन में कुछ लोगों को अधिकार दिया गया था, जेम्स बारह प्रथम के सौ द्वारा। पंद्रह में बिल्कुल, राइट्स ऑफ, बिल ऑफ राइट्स, मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ जिसे राइट्स। मैग्ना कार्टा, हाँ, मैग्ना इसे अधिकारों की घोषणा पत्र के रूप में भी जाना जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्योंकि राजा ने क्या किया था, अपनी शक्तियों का जो कटौती कर, अपनी शक्तियों में कटौती किया, और कुछ शक्तियां, कुछ अधिकार जो है किसे दिए? देश के नागरिकों को दे दिए। और ये एक एग्जाम्पल सेट हो गया। और यही एग्जाम्पल जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद अमेरिकी संसद ने अपनाया। अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों की चर्चा है, इसे फ्रांस ने भी अपनाया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थिति, औद्योगिकरण के बाद जब देखा गया कि उसमें कैसे जो है एक उपनिवेश, एक जो औपनिवेशिक देश है, वो जहाँ शासन कर रहे हैं तो वहाँ के लोगों के अधिकारों को कैसे संकुचित करते थे, कैसे उसका उल्लंघन करते थे। क्योंकि भारत भी ये इंग्लैंड का एक उपनिवेश रहा है, तो यहाँ पे कैसे उन लोगों ने हमारे पूर्वजों के अधिकारों का उल्लंघन किया, इस बात से जो हमारे फोर फादर्स थे वो अवेयर थे। इसीलिए जब हमारी स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई तो मौलिक अधिकारों को संविधान में प्रमुखता से जगह दी गई। और ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच देखने को मिलता है। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। हाँ, बिल्कुल। तो ये मौलिक अधिकार, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 6 प्रकार के। अभी 6 प्रकार 6 के। प्रकार के छह मौलिक प्रकार अधिकार हैं। हाँ, ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि इसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कुल 6 है। लेकिन प्रारंभ में एक और आर्टिकल 31 की चर्चा मिलती है, 7 माना जाता था, संपत्ति जिसे का अधिकार। हाँ, संपत्ति का संपत्ति का अधिकार। अधिकार। जी हाँ, दोनों अच्छा बोल रहे हैं। संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति के अधिकार को, इसको अमेंड कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, और इसे आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया, जो एक विधिक अधिकार है वर्तमान में। तो शुरुआत में 7 था, लेकिन अब 6 है। इससे एक बात तो तय हो गई कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, तभी तो 7 को 6 किया गया है ना। जी। और कब कब संशोधन हुए हैं मौलिक अधिकारों में? 86 अमेंडमेंट 2000। हाँ, कई बार हुए हैं इस सेक्शन में। 103वां संविधान संशोधन भी रहा है, जिसमें 16, 15, ईडब्ल्यूएस हाँ 15, 16 का 6 और 15 का 6। हाँ 16 का 6 में आवश्यक संशोधन कर जोड़े गए और ईडब्ल्यूएस से संबंधित आरक्षण को लागू कराया गया। लेकिन इसमें संशोधन के लिए क्या कभी भी किसी भी समय संशोधन किया जा सकता है, या किसी साधारण बहुमत से किया जा सकता है, या विशेष बहुमत से किया जा सकता है? विशेष बहुमत से सर। विशेष बहुमत। हाँ, 2/3 मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी। हाँ, 2/3 मेजोरिटी प्लस मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, है ना। ये विशेष बहुमत से ही इसमें संशोधन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मौलिक अधिकार, सर एक बात है कि मौलिक अधिकार में सिर्फ विशेष बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है। ये आधा राज्य की बात नहीं है, आधा राज्य की बात है, कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार से संबंधित बात है। ये थोड़ा 50% ऑफ टोटल MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो 2 कंडीशंस फुलफिल करेंगे। 2/3 जो है, जो प्रेजेंट है वहां पे, लेकिन वो 2/3 अगर पास होता है तो वो देखा जाएगा कि वो 50%, अगर 543 के आधा से ज्यादा होना चाहिए वो 2/3, तभी 200। हाँ, ऐसा नहीं कि 100 MP ही संसद में पहुंचे हैं और उसमें से अगर 70 लोगों ने हाथ उठा दिया तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसमें संशोधन सर फॉर एग्जांपल 300 टोटल प्रेजेंट होगा तो उसका 2/3 200 हो जाएगा, तो 200 से नहीं होना चाहिए, मतलब वो 273 से ज्यादा होगा तो ही होगा। एग्जैक्टली। सर हम ये नहीं बोलना चाह रहे थे कि जैसे विशेष संविधान संशोधन में 2 तरह का संशोधन है। एक में 2/3 MP से संशोधन होगा, एक में 2/3 प्लस आधा राज्य, जब आधा राज्य की विधायिका जब उसको सपोर्ट करेगा वो जब संघीय मामला में कुछ जब संशोधन होती है तो ये आवश्यक होता है ना, क्योंकि इससे राज्य की शक्तियां भी प्रभावित होती है। तो वैसे कोई भी संशोधन जो राज्य के हितों को प्रतिकूल रूप से या ऐसे प्रभावित करे, तो वैसे में राज्यों की मेजोरिटी की भी, आधे से अधिक राज्यों की मेजोरिटी की भी आवश्यकता होती है। अच्छा है, आप लोगों ने पढ़ा है, इसका मतलब प्रश्न यही है। जीएसटी के लिए उसका किया गया था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जीएसटी में क्या था, राज्यों के हित प्रभावित हो रहे थे, इसीलिए उसमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता हुई। ठीक है, मौलिक अधिकारों की तुलना जो है कभी कभी डीपीएसपी से भी किया जाता है। तो डीपीएसपी जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं,
उसके बारे में हम लोग फिर आगे देखेंगे, डीपीएसपी को अलग से लेंगे तो इन दोनों में हम लोग तुलना देखेंगे। लेकिन उसके साथ ये कहा जाता है कि ये न्यायोचित है और वो गैर न्यायोचित है। अच्छा, मौलिक अधिकार तो राज्यों के सुरक्षा प्रदान करती है, उसके सर्वांगीण विकास में सहायक होती है, लेकिन ये हमेशा से इसकी प्रकृति ऐसी नहीं रही है। कभी कभी इससे संबंधित कुछ न्यायिक निर्णय भी है जिसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। जैसे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21 के बारे में आप लोग अवेयर होंगे। क्या है वो? जीवन का स्वतंत्रता से संबंधित। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हाँ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके बारे में हाँ बिल्कुल, ये 21A है, शिक्षा का अधिकार। साउंड आपके साइड हो रहा है क्या या और किसी के साइड? क्या कुछ साउंड इशू है? मेरे तरफ से है? नहीं, ये वो थे कोई नितेश जी, उनके तरफ से हो रहा था, बंद हो गई कर दी। हाँ ठीक। तो इसमें क्या था कि एक न्यायिक निर्णयन है, एके गोपालनवाद 1950 का है, एके गोपालनवाद बनाम मद्रास संघवाद। इसमें कुछ प्रश्न उठाए गए थे। न्यायिक मौलिक अधिकार, इससे पहले हम लोग समझते हैं कि मौलिक अधिकार को कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। वो कहती है कि राज्य को, हेलो जी सर बोलिए। जैसे कि आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो आर्टिकल 21 में तो इसको संरक्षण प्रदान किया गया है, लेकिन ये भी कहता है कि राज्य अगर किसी के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है या उससे वंचित करने का प्रयास करता है तो ये उसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही करेगा। जब कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जब विवाद हुआ तो एक एके गोपालनवाद है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था दी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा ही किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है। इसके इतर राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सीमित करे, न्यून करे, कम करे, छीने। लेकिन 1970 के दशक में क्या हुआ कि जब संपूर्ण क्रांति का जब नारा बुलंद हुआ, जब उसके विरुद्ध जब संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया, सरकार के विरुद्ध कुछ लोग हो गए, तो उस समय क्या हुआ कि हमारे नेताओं को, जो विपक्ष के नेता थे, मूल रूप से उन लोगों को जबरदस्ती जेलों में बंद किया गया, अरेस्ट किया गया और उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया। तो ये हम सर्वोच्च न्यायालय को ये आभास हुआ कि विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, अब देश के बारे में जानने का अधिकार, ये सब तो जब संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, उसको प्रोटेक्शन देने का अधिकार जब हमें है, तो हमारे रहते हुए ही हमारे देश के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनको उनके अधिकारों को सीमित किया जा रहा है, जो देश की ही जनता की आवाज उठा रहे हैं। तो एक मेनका गांधी बात जब सर्वोच्च न्यायालय के सामने जब सुनवाई के लिए गया, तो उसमें उन्होंने बताया कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ तो रहेगा ही, इसके साथ ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसको ही विधि सम्यक प्रक्रिया कहते हैं, इसके कंसेप्ट को भी
उन्होंने उजागर किया और उन्होंने कहा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में ही गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी निहित है। अर्थात आप कानून बना करके किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते, उसको सीमित नहीं कर सकते, बल्कि अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो ये सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि वो उस निर्णयन का, उस बनाए गए कानून का उसके क्या करेगा, औचित्य का परीक्षण करेगा कि आपने किस उद्देश्य से इस कानून को बनाया है। अगर वो कानून बनाने का उद्देश्य किसी के अधिकारों को सीमित करना है, जो कि देश हित में, किसी व्यक्ति के हित में नहीं है, किसी समूह के हित में नहीं है, तो उस बनाए गए कानून को निष्प्रभावी कर सकता है, निष्क्रिय कर सकता है हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय। तो इससे पता चलता है कि मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के पीछे हमारी देश की सर्वोच्च न्यायालय कितनी सजग रही है। और उन्होंने विभिन्न न्यायिक निर्णयों में आर्टिकल 21 का विस्तार भी किया है। अब पूछिए एग्जाम्पल कौन सा है, तो जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण वाद है के.एस. पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ मामला 2017 का है। इसमें निजता का अधिकार दिया था। ये बहुत फेमस केस है, आप सभी की जुबान पे होना चाहिए, आप लोग नोट कर सकते हैं। के.एस. पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ मामला 2017 में निजता का अधिकार का कंसेप्ट दिया। वही एक मोहिनी जैनवाद है। ये 2000 मोहिनी जैनवाद में जो है 14 वर्ष तक की उम्र की जो भी छात्र छात्राओं को निशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया और इसी के तहत आर्टिकल 21A जोड़ा गया और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। इससे पहले शिक्षा का अधिकार कहाँ था? डीपीएसपी में सर। डीपीएसपी में मौलिक आर्टिकल कर्तव्य 45 में था। आर्टिकल 45 में था। इसी तरह विभिन्न न्यायिक निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल 21 का बहुत विस्तार किया है। जैसे स्वच्छ वातावरण में प्रदूषण रहित जल और वायु के, एक स्वच्छ वातावरण में प्रदूषण रहित जल इत्यादि के विरुद्ध सुरक्षा दिया गया था। सर जीवन 1991 का सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य सरकार, जिसमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार दिया गया। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार दिया गया था। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट। इसका मतलब है कि आप भी पढ़े हैं। एक है सर हाँ हाँ, एक है बताइए सर बताइए। एक है सर नवतेज सिंह जौहर का जो LGBTQ का 2018 केस। हाँ, 2018 केस। हाँ, एक बिहार से ही संबंधित है, हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य। इसमें यस सर। त्वरित सुनवाई का अधिकार दिया गया था। हादियाबाद सर। हाँ, हादियाबाद में बोलिए, रिकॉल कराइए मुझे। हादियाबाद सर हुसनैरा में क्या बोले हैं? हुसैनारा में था त्वरित सुनवाई का जनित अधिकार। कार्रवाई का हुआ था, हाँ हाँ, उसी से पॉपुलर हुआ था जनित PIL। PIL। 1970 की बात है सर, 70 के दशक की। हाँ, यही था। ये एक रिसेंटली ये भी था, बाबा रामदेव वाद। उसमें सोने का अधिकार, रात में किसी को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, है ना। एक शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ मामला था। इसमें जीवन साथी चुनने का अधिकार, किसी को भी अपने मनपसंद की लड़का लड़कियां जो भी हो अपने कपल्स को चुनने का अधिकार है। तो इस तरह से देखा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान, हमारे मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमेशा खड़ी रही है, राज्य के विरुद्ध रही है और देश की जनता के साथ रही है।
लेकिन बहुत से ये प्रावधान बेशक मौलिक अधिकार देश के नागरिकों के हितों में, लेकिन इसकी आलोचना भी की जाती है। तो इसकी आलोचना से संबंधित अगर बिंदु पूछे जाएं तो क्या क्या बिंदु की चर्चा कर सकते हैं हम लोग, बताइए कोई लोग। सर ये एब्सोल्यूट नहीं होता है, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है सर, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। हाँ, इसमें क्या है, रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, युक्त निर्बंधन हिंदी में बोलते हैं इसको, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है। इसकी चर्चा कहाँ है? 19(2) में। आर्टिकल 19। 19, हाँ 19(2) में, बिल्कुल। और इसका उपचार जो है महंगा है। हाँ बिल्कुल, इसका उपचार महंगा है। दूसरा है लोक स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, स्वास्थ्य और शिक्षा के आधार पर इसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है ना। इमरजेंसी में सस्पेंड भी किया सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड भी किया जा सकता है, लेकिन इसके सस्पेंशन से संबंधित निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के आदेश से इस पे इसको निलंबित किया जाएगा। लेकिन इसका निर्णय जो है, लगाने का निर्णय, इसकी परिस्थिति को देखने का काम हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय करेगी, और वो सजेस्ट करेगी कि इसको लगाना है कि नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते। वो कौन से हैं? 20 और 21। आर्टिकल 20। करेक्ट। तो इसकी आलोचना इस संदर्भ में की जा सकती है कि कुछ अधिकार जो है देश के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी है। यस नहीं, यस सर, इतना नहीं है, बट हाँ, पर ये ज्यादा सकारात्मक की ओर ज्यादा इंगित करता है। तो वो कौन कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ देश के नागरिकों के लिए ही है? आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 29, 30। अच्छा, आर्टिकल 17 जो है सबके लिए है? जी सर, यस सर, सबके लिए। कैसे मीना, अनीश बताइए कैसे? सर वो छुआछूत तो जन्म लिंग के आधार पर भेदभाव करता है, तो जन्म तो कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल, अगर हम विदेशी नागरिकों के साथ भी छुआछूत जैसे बर्ताव करते हैं तो वो संविधान की नजर में एक अपराध है। सर वो मानवाधिकार के लिए। हाँ, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा को हम लोग फॉलो करते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित है, 1948 में लाया गया था। हम उसको फॉलो करते हैं, इसीलिए हमने उसको अपने देश के संविधान में भी जगह दिया है। और आर्टिकल 17 में छुआछूत से संबंधित, अस्पृश्यता से संबंधित, उसके विरोध में हमने संरक्षण प्रदान किया है। न्यायिक निर्णय महंगी है, आप लोगों में से कि बताया ही है। आपातकाल के साथ साथ कुछ निवारक निरोध कानून को भी शांति काल में भी नागरिकों की स्वतंत्रता को सीमित किया जाता है। आर्टिकल 20 है ना? नहीं, 22 में है सर। 22 है ना सर? 22, हाँ 22। उसमें क्या है कि अगर किसी देश की सिक्योरिटी एजेंसी, पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित अगर उनको लगता है कि आप समाज के लिए खतरा हो सकते हैं, तो आपके मौलिक अधिकारों को वो क्या कर सकते हैं? शिथिल कर सकते हैं, आपको अरेस्ट कर सकते हैं। तो वो मौलिक अधिकार एक व्यक्ति को, हाँ बोलिए। मैक्सिमम 3 मंथ तक उसको रख सकते हैं डिटेंशन में। मैक्सिमम 3 मंथ तक, लेकिन मैं प्रशासन में हूँ तो समझता हूँ उसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है आवश्यकता अनुसार। एक कमेटी बना के उसको सर आगे के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है अच्छे से माह पे। हाँ बस वही है, पर हमें आंसर में वही लिखना है 3 महीने तक।
इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। सर राइट टू इंटरनेट को जो इसमें आर्टिकल अनुराधा 21 भसीन में रखा केस गया था था शायद। हाँ, अनुराधा भसीन केस था जिसमें इंटरनेट सेवा को यूज करने के अधिकार को भी सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार माना है। तो ये उसमें ये आर्टिकल 19(1)(a) में जाता है। इसमें सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार है ना, उसमें बहुत सारे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, आर्टिकल अनुराधा 19। भसीन केस में सर वो 19 का जो सर व्यवसाय करने का अधिकार है उसमें दिया हुआ है ना, क्या कि जैसे व्यवसाय के लिए अगर इंटरनेट को कभी कभी बंद किया जाता है तो व्यवसाय पर बुरा प्रभाव डालता है, उससे संबंधित था ना सर? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत, जी, ठीक है, ठीक है, आपने सही पढ़ा है। उसी में है कि अगर व्यवसाय वगैरह पे प्रभाव पड़ता है तो इंटरनेट सेवा को वो यूज कर सकते हैं और उसको मौलिक अधिकार के रूप में ही माना है। और बताइए, और कुछ ऐसे वाद जिसकी चर्चा हम लोगों को करनी चाहिए? एक सर है ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, जिसमें आजीविका का अधिकार दिया गया था। इसमें झुग्गी झोपड़ी हटाने पर पुनर्वास की योजना सरकार को दी। हाँ, वो सर पेवमेंट ड्वेलर्स केस भी बोला जाता है उसको। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि मजदूर, उसमें भी मजदूर आजीविका का अधिकार, और अगर आजीविका कर रहा है तो उसके मजदूरी का जो है भुगतान वो भी समय से किया जाना चाहिए। ये भी आर्टिकल 21 के तहत ही एक मौलिक अधिकार है। एक हुसैनारा खातून वाला था जिसमें एक सर और है जिसमें शायद याद नहीं, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कॉमन कॉज करके सर, कॉमन कॉज वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट था, जिसमें मृत्यु का अधिकार था सर, मतलब मृत्यु पाने का अधिकार। अरुणा शानबाग केस, रश्मि करके एक शायद है, उसमें अरुणा शानबाग में पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया गया था इंडिया में। और एक विनीत नारायण बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था 1998 में, कि जो है इसमें भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि बंद कमरे में भी की जाने वाली सुनवाई खुले कोर्ट में सुनवाई के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, अगर परिस्थितियां विशेष हो। तो विशेष परिस्थितियां क्या होगा? अगर कुछ रेप वगैरह का केस है तो उसमें उनको, जो पीड़ित हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यकता पड़े तो बंद कोर्ट में भी सुनवाई की जा सकती है। हालांकि कॉमन जो सुनवाई होती है वो खुले कोर्ट में होती है, वो कॉमन होता है, सबके लिए खुला होता है। सर केस का क्या नाम है? वो केस का नाम है विनीत नारायण बनाम भारत संघ मामला 1998। एक और डी.के. बासु केस, ये बड़ा फेमस है, इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। डी.के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। सर ये हुसैन आरा का जो बता रहे हैं सर केस, ये मतलब बिल्कुल पीआईएल का जननी है सर ये, और इसका बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ, ये कहानी तो इंटरेस्टिंग है ही, और ये बिहार से संबंधित है तो ये केस फेमस हो जाता है। यही छोटी छोटी चीजों को हम लोगों को देखना है। जैसे अब मौलिक अधिकार का चर्चा करेंगे, आर्टिकल 21 की होगी तो इसको जरूर लिखेंगे क्योंकि बिहार से संबंधित है। क्योंकि सर इसमें जिस जुर्म के लिए ये बंद किया था सर, अगर रियल में वो जुर्म अगर साबित भी हो जाता तो भी वो उतना दिन तक जेल में नहीं रहता जितना दिन तक प्रशासन जेल में रखा था उसे। हाँ, इसी तरह डी.के. बासु केस है, इसमें जो है अभियुक्तों के जो पुलिस हिरासत में होने पर उनके मानवाधिकारों की रक्षा और यातनाएं जो टॉर्चर होता है उसको बचाने की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है इसको, डी.के. बासु केस को।
और इसी में व्यवस्था दिया था कि यातना से अगर वो शिकार हुए लोगों को मुआवजा देने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। तो कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि किसी मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आदेश दिया है राज्य सरकार को कि मुआवजे के रूप में भुगतान करें, तो ये इसी डीके बासु केस का ही आउटकम है वो। फिर इसको इसी कौन में सा हथकड़ी लगाने से संबंधित और वैध ये बहुत गिरफ्तारी से विस्तृत है। संबंधित नियम भी दिए हाँ, थे। डीके बासु केस बहुत ही फेमस है और बहुत ही विस्तृत है। मोटा मोटी बात को ध्यान में रखना है। डीके बासु को कौन सा आर्टिकल में रखा गया है इसमें मुआवजा देने का अधिकार? आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 ही है वो। कब का केस है सर ये? डीके बासु केस मैं समझता हूँ ये कि सर आर्टिकल सर 20 के अंतर्गत आता है सर, उसमें है गिरफ्तारी से संरक्षण का सिद्धांत सर उसमें। नहीं तो उसमें तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन ये विस्तृत करता है मुआवजा पाने का भी अधिकार को जो है जी वो एक मौलिक अधिकार के रूप में ही मतलब इसको विस्तृत किया गया है। सर एक और इम्पोर्टेंट केस है सर। हाँ हाँ ये बोलिए। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार, जिसने कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक महत्वपूर्ण है। विशाखा गाइडलाइंस, ये तो अपने आप में ही एक वो है, बहुत जी जी, फेमस है। इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। इसी के नाम सर से। विशाखा ये तो डीपीएसपी पे आता है ना? हाँ वैसे वो डीपीएसपी पे आता है, लेकिन ठीक है केस है तो इसको। लेकिन इसमें अनुच्छेद 21 का भी व्याख्या किया जाता है। और 13 का अधिनियम जो सर कार्यस्थल पर शोषण से संबंधित था, उसी पे बनाया गया गाइडलाइन से रिलेटेड है। हाँ, विशाखा गाइडलाइंस उसी से रिलेटेड है। विशाखा गाइडलाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जो है उस इसी के तर्ज पे बना है। बहुत जगह उसको यूज किया जा सकता है। यही है कि देखिए, जो कोई आपने कुछ केस स्टडी लिया तो उसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते, यही स्कोप ढूंढना है और यही आपके जो एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी को दिखाता है। तो ऐसे ही सोचते रहना है, जैसे कैसे अभी आप सोच पा रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं कि इससे रिलेटेड है। सर और एक ये और पॉइंट है, अरुणा शानबाग जो केस है पैसिव यूथनेशिया का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जैसे हमको राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, वैसे ही आर्टिकल 21 के तहत हमको राइट टू डाई विद डिग्निटी है। ठीक है, वही कॉमन कॉज है सर, कॉमन कॉज वर्सेस भारत संघ। ठीक है। कॉमन कॉज सर 2018 में आया था ना? हाँ, उसी में ये बोला गया था राइट टू डाई और राइट टू लिव दोनों के बारे में। ठीक है, मौलिक अधिकार से संबंधित। सर ये जो स्टेटमेंट है इसको कैसे यूज करेंगे हम लोग? मतलब डेफिनेशन या किसी का इंट्रो दे रहे हैं उसके बाद, या लास्ट में, या बीच में, कहाँ पर यूज करेंगे? अच्छा, ये जो केस की चर्चा कह रहे हैं, तो इतना ज्यादा केस की चर्चा नहीं करनी है हम लोगों को, बस 2-4 केस अगर आर्टिकल 21 से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम लोग जरूर डालेंगे। और जब भी मौलिक अधिकार, ये क्वेश्चन के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह की क्वेश्चन वो पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। अगर 21 से रिलेटेड है तो बिल्कुल आप 4-5 केस लिखेंगे। और कैसे सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी, एक तो एक गोपालनवाद हो गया जिसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ था। दूसरा मेनका गांधीवाद जो 1978 का वाद है, जिसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जो चर्चा हमने किया है उसकी चर्चा करेंगे। और इतना ही नहीं, आर्टिकल 21 के विस्तार करते समय मोहिनी जैनवाद, केएस पुट्टा स्वामीवाद, हुसैन आरा खातून बनाम भारत संघ मामला, ये सारे की चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग मौलिक अधिकार और डीपीएसपी से संबंधित चर्चा जो है कल करेंगे, और उन दोनों में तुलना, और कैसे एक सकारात्मक और नकारात्मक है, कैसे एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, एक दूसरे को इंकरेज करते, इंगेज करते हैं, वो फुलफिल करते हैं जो आवश्यकता है इस देश के नागरिकों की, और राज्य की जो इच्छाएं हैं उसको कैसे
सर्वोच्च न्यायालय ने कब कब किस तरह के डिसीजन के द्वारा उसको बदला है, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। उसके अलावा चूंकि रिजर्वेशन भी मौलिक अधिकार से संबंधित है 15 और 16 से, तो इसकी चर्चा भी हम लोग कल या जो नेक्स्ट क्लास होगा परसों जब स्लॉट मिलेगा मुझे, तो हम लोग इन 2 टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और आप लोगों ने पॉलिटी से संबंधित कौन कौन से टॉपिक आज के न्यूज़पेपर पढ़े हैं तो थोड़ा बताइए कि कैसे यूज करना है उसको, क्या आ रहा है आप आज का आउटकम। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप लोग कि नहीं? नहीं सर। तो पढ़िए आप लोग, कोई एक न्यूज़पेपर तो पढ़िए ही। हालांकि मैं जनरली 2 सजेस्ट करता हूँ, एक पटना का जरूर पढ़िए लोकल, और एक नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर पढ़िए। ये तो बहुत ही खराब है कि आप लोग न्यूज़ नहीं पढ़ रहे हैं। सर अभी संघवाद से रिलेटेड मुद्दा ज्यादा सर। संघवाद, अच्छा संघवाद से मुद्दा ज्यादा आ रहा है तो हम लोग संघवाद ही पहले कर लें क्या? अच्छा उसको डीपीएसपी के बाद हम लोग संघवाद पे चलेंगे। सर मतलब जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भाषाई स्तर पर विवादित है। हाँ उनका ये स्टालिन साहब का कहना था कि अगर अगर जोर दे करके अगर डिलिमिटेशन सर, वो डिलिमिटेशन में जो सीट बढ़ने घटाने का बात हो रहा था उससे। हाँ वो पॉपुलेशन और उसके नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार का ये रहता है, इससे रिलेटेड है। हाँ तो ये सब ध्यान में रखना है। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे ना तो आप खुद ही रिलेट कर पाएंगे कि ये टॉपिक कहाँ से जा करके सर एक और था रणवीर इलाहाबादिया से संबंधित सर, पॉलिटिक्स से जिस संबंधित। हाँ सर्वोच्च न्यायालय ने उसको शो जो है चालू करने की इजाजत दे दी है। हालांकि उसकी लिमिटेशंस को जरूर उन्होंने रेखांकित कर दिया है। तो सर नेक्स्ट डे कौन कौन सा टॉपिक तैयार करें? आप डीपीएसपी ओके। और हम लोग संघवाद भी देखेंगे, 2 टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे। ओके सर। और जो टॉपिक बोल रहे हैं आप लोग भी पढ़ के आइएगा। पढ़ने से क्या होता है, जब मैं बोलूंगा तो आपको रिकॉल होता जाएगा और आप भी प्रश्न पूछ पाएंगे। तो न्यूज़पेपर आप लोग जरूर पढ़िए, मेरा भी पर्सनली रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से। रुपेश जी तो खैर बताते ही हैं, आप न्यूज पेपर पढ़ने से भी लेकर के अभी आपने जो धर्मेंद्र कुछ बोल रहे थे आप? सर ये बोल रहा था सर, न्यूज पेपर पढ़ने से ना हमारे पास शब्दों का भरमार हो जाता है, हम उसको अच्छे से सभी सेंटेंस में फ्रेम करके पूरा आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और जो टॉपिक पढ़ते हैं तो वो टॉपिक आपके दिमाग को हिट करता है कि ये हमारे पॉलिटी सेक्शन से रिलेटेड है या हिस्ट्री सेक्शन से रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर या फिर साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, तो आप लोग उसको ऐड ऑन करते हुए जाएंगे। ठीक है, और मैं ये मान के चलता हूँ कि इतने ज्यादा आप पढ़ लेंगे कि सारी चीजों को एग्जाम हॉल में ले जा पाना कठिन होगा। तो लेकिन मूल चीजें अगर 10 बातें आपने लिखी है, पढ़ा है, तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपके 3 या 4 बातें ही क्लिक करें। वही 4 बातों को लिख करके आना है, हमें क्वेश्चन को पूरा करना, उसकी डिमांड को पूरा कर देना है, ताकि जो एक एवरेज मार्किंग है उससे 1 या 2 नंबर एक प्रश्न में बस हमें चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। बस वही 1 नंबर का जो वेटेज है ना, वो आपको फाइनल सिलेक्शन की ओर ले जाएगा और श्योर शॉट आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं समझता हूँ आप सभी लोग मतलब अच्छे पढ़ने वाले हैं, तो एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। मैं बहुत आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आदेश नहीं करूंगा, आदेश तो मैं कौन ऑफिस सा में न्यूज़पेपर पढ़े सर हिंदी में? हिंदी में जो आपको पसंद लगे, जिसके लैंग्वेज आपको समझ में आता है, कोई भी पढ़िए ना, मतलब पढ़ना तो चालू कीजिए। वो प्रॉक्सी लीडरशिप जो रहता है पंचायती राज में, आज का आया है, अच्छा है, मतलब उसको ऐसे में यूज किया जा सकता है बहुत अच्छे से।
सर दैनिक भास्कर सर ग्रुप में नहीं आता सर, प्लीज सर डलवा दीजिए। अच्छा ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, तो सर हम एक लोग चीज नेक्स्ट डे पूछना था जो, सर। हाँ हाँ बोलिए, कौन? निशा कौन बोल रही है? रितु बोलिए। सर पूछना था कि जैसे एक वर्ड था हिंदी पेपर में जिसका मतलब इंग्लिश में होता है सर इंटरडिपेंडेंस, लेकिन हिंदी में वो इतना टफ किया हुआ था अन्योन्याश्रयता करके। तो क्या इस तरह के एफिशिएंट वर्ड देवनागरी में लिख सकते हैं। हाँ पेपर में हाँ, लिखा हुआ था देवनागरी में लिख दीजिए। अन्योन्याश्रयता, तो हमको लगा अन्योन्याश्रयता क्या होता है। ओके सर जी। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है डीपीएसपी को देखेंगे और एक और मौलिक कर्तव्य भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद हम लोग संघवाद वगैरह में चलेंगे, संघवाद, और फिर उससे रिलेटेड अन्य टॉपिक, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये सारे उसी में आ जाएंगे। विपक्षी दल, फिर चुनाव वगैरह पे हम लोग टॉपिक चर्चा कर लेंगे। तो बस आप लोग पढ़ते रहिए, जो मैं टॉपिक बताता हूँ आप लोग जो है डीपीएसपी और मौलिक अधिकार, दो ये चीज पढ़ के रखिएगा। और इसका मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य के साथ जो है तुलना करेंगे मौलिक अधिकारों का। तो आप लोग जब पढ़े रहिएगा और मैं कुछ बताऊंगा तो आप लोग रिकॉल भी कर पाएंगे और आप लोग अच्छे से याद भी कर पाएंगे, और उसको आंसर में तभी आपके दिमाग में वो, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा और आप उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप लोगों ने पढ़ा है, अगर प्रैक्टिस नहीं किया है, रिकॉल नहीं कर रहे हैं, साइनॉप्सिस नहीं बना रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन देखेंगे तो या तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, या फिर अगर समझ में भी आ गया है तो समय रहते हुए उसको डिलीवर नहीं कर पाइएगा। जो आंसर, जो क्वेश्चन का डिमांड होगा, जो आपका आंसर होगा वो डिलीवर नहीं कर पाइएगा। तो इस प्रैक्टिस करते रहना है। और जैसा कि रुपेश सर, कार्तिकेयन सर, मैं और अन्य जो एक्सपर्ट आते हैं वो बताते हैं, उसको फॉलो अप करना है।
कैमरा ऑफ है सर। सर ऑफ है कैमरा। कैमरा तो ऑफ ही है ना। वीडियो ऑफ है आपका रुपेश सर। नहीं दिख रहा है सर। इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा जिसके कारण हम देख नहीं पा रहे हैं। पर ये यकीन मानिए आप लोग जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो पढ़ने के लिए बैठे, सो के पढ़ना मतलब अच्छे स्टूडेंट की निशानी नहीं है। रुपेश सर आप लोगों को काफी समझा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ठीक है, रुपेश सर तो समझा ही रहे हैं, आप लोग जरूर उस पर अमल कीजिएगा। अगर नहीं किए हैं तो अब से शुरू कर दीजिए, ठीक है। जब बैठे पढ़ने के लिए तो बिल्कुल फ्रेश होकर के बैठें और न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। सफलता की कुंजी उसी में है। पढ़ना है, समय देना है, याद करना है, रिकॉल करना है, सिनॉप्सिस बनाना है, बस दिन रात उसी के बारे में सोचना है जो एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं। तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट से एक अच्छे प्रशासक बन पाएंगे। तो हमारी बेस्ट विशेष तो आप लोगों के साथ है ही। हाँ, हैंड रेज किए हैं, बोलिए क्वेश्चन। सर बजट स्पीच पढ़ रहे थे, उसमें हमको 2 टर्म नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। एक है ये टीम वेयर लिखा है,